अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक लीडिंग केस ला लेकर आया हूँ। एलएलबी पार्ट 4 के लिए एक लीडिंग केस ला है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता होता है। चलते हैं केस की तरफ। ये केस ला जिसको दोसू केस कहते हैं, दोसू केस के नाम से बहुत मशहूर केस है। सीएसएस के एग्ज़ाम में भी आता है और लॉ के पेपरों में भी अक्सर औकात ये क्वेश्चन आ जाता होता है। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल जो है द स्टेट वर्सेस दोसू भी इसको कहते हैं, एंड दोसू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये भी इसको कहते हैं। इसकी साइटेशन की तरफ अगर आएँ तो साइटेशन इसकी PLD 1958 CS 533। CS मीन सुप्रीम कोर्ट, 533 पेज नंबर 533 है। ठीक है। होता क्या है कि दोसू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये पहला केस है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पहला केस है जब 1956 का पहला आइन बनता है पाकिस्तान का। तो उसके बाद जो पहला केस होता है वो दोसू केस होता है। इस केस की अहमियत, इस केस की इम्पोर्टेंस और वैल्यू क्यों है, इस केस को इतना क्यों हाईलाइट किया जाता है, तो बेसिकली इस केस की ज़्यादा वैल्यू इस वजह से है कि जब 1958 में मुल्क के अंदर पहला मार्शल लॉ लगता है तो इस मार्शल लॉ पर दोसू की तरफ से कुछ सवालात उठाए जाते हैं। दोसू केस के अंदर इनडायरेक्टली तौर पर मार्शल लॉ को चैलेंज किया जाता है। इस केस के अंदर पाकिस्तान के पहले आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 की वैलिडिटी पे बात की जाती है, इसलिए ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देन हम आएंगे इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है, दोसू केस की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि बलूचिस्तान का ज़िला है लोरालाई, डिस्ट्रिक्ट लोरालाई और प्रोविंस बलूचिस्तान है। इसके अंदर एक बंदा रहता है जिसका नाम है दोसू। ठीक है, लोरालाई के अंदर रहने वाला ये शख्स दोसू है। अब दोसू क्या करता है, दौरान लड़ाई दोसू जो है वो मर्डर कर देता है किसी का, उसको मार देता है। अब दोसू को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके इसको जिरगा के सामने पेश किया जाता है। यहाँ आपको समझाने के लिए एक बात कि जिरगा जो है बलूचिस्तान के अंदर नवाब लोग, जगीरदार लोग, वडेरे लोग रहते हैं, तो वहाँ जिरगा सिस्टम है। ये 1956 की बात हो रही है। ठीक है, 1956 के बाद यानी जो आइन है पहला, उसके बाद की बात हो रही है 1958 की। तो वहाँ जो है वो जगीरदार लोग हैं, नवाब लोग हैं, तो वहाँ उनका जिरगा सिस्टम है। सो दोसू को भी पकड़ कर जिरगा के सामने पेश किया जाता है। अब जिरगा सिस्टम जो है वो किस लॉ के तहत चलता है, वो चलता है FCR 1901 के तहत। यानी FCR क्या है? FCR 1901 में अंग्रेज़ों की तरफ से दिया गया लॉ है, जो वडेरों को, जगीरदारों को दिया गया कि आप इस लॉ के तहत जो है वो फ़ैसले कर सकते हैं। ये अंग्रेज़ों का लॉ है, तो इस लॉ के अंदर जो है फेयर ट्रायल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। इस लॉ के अंदर जबर है, फोर्स है, ताकत का इस्तेमाल है। लिहाजा इस लॉ के तहत, इस लॉ के यानी FCR के सेक्शन 11 के तहत जो जिरगा है, जो काउंसिल ऑफ एल्डर है यानी बुज़ुर्गों की जो काउंसिल है, वो दोसू को पनिश कर देती है, दोसू को सज़ा सुना देती है, दोसू कन्विक्टेड हो जाता है इस केस के तहत। अब जो रिलेटिव्स हैं दोसू के, वो इसको चैलेंज कर देते हैं, दोसू की कन्वेंशन को, दोसू की सज़ा को चैलेंज कर देते हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर कर देते हैं। ठीक है, किस चीज़ को चैलेंज करते हैं? वो चैलेंज करते हैं FCR के सेक्शन 11 को। FCR का सेक्शन 11 जो है उसके तहत दोसू को सज़ा होती है, जबकि वो चैलेंज में ये बात लिखते हैं कि ये FCR जो है ये खिलाफ वर्जी है आइन की, आइन का सेक्शन 5 और आर्टिकल 5 और आर्टिकल 7 जो है वो क्लियर कट कह रहा है कि एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड प्रोसीडिंग फेयर ट्रायल। ठीक है, यानी आर्टिकल 5 और 7 फेयर ट्रायल का भी कह रहा है
और जो है इक्वलिटी ऑफ लॉ का भी कह रहा है, लेकिन एफसीआर के अंदर फेयर ट्रायल नहीं होता। पहली बात वो ये चैलेंज करते हैं। दूसरा वो ये चैलेंज करते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाफुजुल अमल हो गया है, 1956 का आइन लागू हो गया है, तो फिर एफसीआर की वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, फिर एफसीआर के तहत सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी। ये एक पुराना लॉ है, ये वैलिड नहीं है। ये रिट जो है लाहौर हाई कोर्ट में होती है। अब लाहौर हाई कोर्ट इस रिट का जो फैसला देता है वो देता है दोषी के हक में। यानी वो कहता है कि जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 के तहत, एफसीआर के सेक्शन 11 के तहत होने वाली पनिशमेंट जो है वो इनवैलिड है, गलत है। यानी दोषी को जो सज़ा दी गई है वो गलत है। क्यों गलत है? कि 1956 का आइन मुल्क के अंदर लागू है और इस आइन के होते हुए जो एफसीआर है वो वैलिड नहीं है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फैसला दोषी के हक में दे देती है। अब इस केस के, इस फैसले के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं कि 1956 का आइन बनने के बाद जितने भी फैसले एफसीआर ने किए थे वो नल एंड वाइड हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपील में चली जाती है। कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट अपील में जाती है और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर देती है। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोनों पार्टीज़ को नोटिस करता है कि 13 अक्टूबर 1958 को आपको जो है बुलाया जाएगा और आपकी हेयरिंग की जाएगी 13 अक्टूबर 1958 को। लेकिन हेयरिंग जो है वो 13 अक्टूबर को होनी होती है। उससे पहले 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है और 1956 का जो आइन है वो एब्रोगेट हो जाता है। जब लॉ एब्रोगेट हो जाता है, आइन जो है वो एब्रोगेट हो जाता है, तो उस मार्शल लॉ के बाद मुल्क के अंदर कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर 1958 जो है वो जारी कर दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, उसने 13 को फैसला करना होता है लेकिन मार्शल लॉ 7 को लग जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ बुरी तरह फंस जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के साथ स्टैंड करती है, यानी दोषी के फेवर में डिसीजन देती है, तो फिर उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। और अगर वो इसके अगेंस्ट जाती है तो फिर जो एब्रोगेट है कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वो हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट चली जाती है, यानी दोषी के फेवर में नहीं, दोषी के अगेंस्ट फैसला कर देती है और ये डिसाइड करती है कि जो मार्शल लॉ लगा है वो लीगल है और ये फैसला वो कैल्सियन थ्योरी की बेस पर करती है। साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो है वो एब्रोगेट हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो फिर एफसीआर जो जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिड डिक्लेयर कर देती है और वैलिड करके कहती है कि दोषी को होने वाली सज़ा जो है वो दुरुस्त थी, लिहाजा दोषी जो है वो कन्विक्टेड है। इस तरह जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये था केस, दोषी केस इम्पोर्टेंट केस है, जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक वर्थ रखता है, वैल्यूएबल केस है, लीडिंग केस ला है, ये आपके पेपर में आ सकता है। इस केस के रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।